तो आज का अपना पहला टाइटल है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। एक तो था अपना स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, दूसरा जो आता है वो होता है अपना स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। अब देखो होता क्या है, उसके बाद मैंने कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं। ये सब अपन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहले तो ये देखो वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, उनके लिए ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है। क्या लिखा मैंने, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा था। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, तभी तो उसको अपन डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। पर यहाँ पे देखो डायरेक्शन आ रही है एन कैप, और यहाँ पे ए वेक्टर के मॉडुलस और बी वेक्टर के मॉडुलस को, ए वेक्टर के मॉडुलस को ए बोला है, बी वेक्टर के मॉडुलस को बी बोला है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस ही ए है, बी वेक्टर का मॉडुलस ही बी है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, कभी ऐसा लिखा हुआ रहता है, दोनों एक ही बात होती है। साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब के सर क्या क्या है, ए और बी के बारे में तो हमको पता है, ए वेक्टर का मॉडुलस भी पता है, बी वेक्टर का मॉडुलस भी पता है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, ए वेक्टर ये एरो, फिर बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, एन कैप क्या है। अब एन कैप जो होता है ना, यहाँ पे एन कैप होता है अपने पास परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये अपने पास एन कैप होता है। कि सर समझ नहीं आया, तो देखो जैसे एक बोर्ड एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हुई और ये वाई एक्सिस हुई, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कितनी हो सकती है, पहले तो ये सोचो। तो एक तो ये यहां से आपकी तरफ जाएगी, तो ये एक तो ये वाली वेक्टर हुई, और एक इस बोर्ड के पीछे जाएगी। परपेंडिकुलर दो ही वेक्टर हो सकती है, पहले भी मैंने आपको समझाया था। एक प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम दो वेक्टर पॉसिबल है। एक तो इधर से निकलेगी आपकी तरफ, और एक इधर बोर्ड्स को दीवार को क्रॉस करते हुए उधर जाएगी, है ना, दूसरे घर में चली जाएगी। कि सर यहाँ पे बोल रहे हो चलो एक वेक्टर इधर से निकल गई, तो जो इधर से निकलेगी वो तो दूसरी हुई ना, नहीं वो दूसरी नहीं होगी। अगर आप एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो ऑलमोस्ट वो वेक्टर क्या है, सेम ही है, वो फ्री वेक्टर है। तो इस वेक्टर को आप इधर रखो इधर रखो इधर रखो, बात एक ही है, उसकी डायरेक्शन एक ही है। उसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो उसको अपन अलग नहीं बोलेंगे, उसको अपन सेम बोलेंगे। तो इस प्लेन के मैक्सिमम दो ही यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक तो इस बोर्ड के अंदर जा रही है और एक इस बोर्ड के बाहर आ रही है आपकी तरफ। अब सपोज करो ये अपने पास ये प्लेन हो गया, तो है ना, इसको थोड़ा सा और घटिया बनाते हैं अपन इस टाइप से, ठीक है। ये एक प्लेन हो गया, तो यहां से इसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा एन कैप यहाँ पे, और एक नीचे यहां से भी, जैसा मैंने बोला आपको, एक इधर निकलेगा और एक अंदर की तरफ, तो इधर भी एक एन कैप होगा। मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे होगा और एक नीचे होगा इसके। तो इस प्लेन में कहीं पे ए वेक्टर यहाँ पे घूम रहा है ना, ये ए वेक्टर की वैल्यू है, और बी वेक्टर कुछ यहाँ पे घूम रहा है। तो एक प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अवेलेबल हैं, है ना। तो एन कैप क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ध्यान रखना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। और स्पेसिफिक बोले क्योंकि कैप आ रहा है यहाँ पे, एन कैप। कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। समझ आया बात क्या है। तो यहाँ पे एन कैप क्या होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जो एन कैप होता है ना, जैसा मैंने आपको बताया, एक इधर भी निकलेगा और एक इसके अंदर भी जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो एन कैप की वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। और प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगा, ये आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम आप खुद बना सकते हो इस कैटेगरी का। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, बिकॉज टू वेक्टर्स पॉसिबल, है ना, एक इधर एक इसके अंदर, तो एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो एक ही होने वाला है। अब अगर किसी की डायरेक्शन इसके जस्ट उधर चली गई है तो बस नेगेटिव होगी डायरेक्शन, और कुछ थोड़ी ना होगा।
मतलब जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, ए बी वैक्टर, या कैपिटल ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ए बी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस का बी ए वैक्टर, ऐसा अपन बोलते तो हैं। तो यही तो हुआ, ये इधर से इधर जा रहा था, अब अगर उधर चला गया तो डायरेक्शन में बस नेगेटिव लगेगा, तो एक पॉजिटिव वाला होगा और एक नेगेटिव वाला होगा। अब देखो एक बात और यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना, मतलब दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर किसी भी प्लेन में आपके पास ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो एक प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं आपके पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शो क्या करता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये मॉडुलस आ गया और ये क्या है, डायरेक्शन। अब एन कैप एग्जैक्टली था क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर किसी प्लेन के आपके पास दो वेक्टर हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या शो करता है, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करता है। ये वाला रिजल्ट भी ध्यान रखना, 3D में काफी यूज होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन जब अपन पढ़ेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में काफी यूज होता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। पर यहाँ पे जो एन कैप है ना, एन कैप, इसमें भी देखो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे सीधा एन कैप की वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं होगी। ये जो एन कैप है ना, ये एग्जैक्टली है क्या, यूनिट वेक्टर है। तो जैसा मैंने बोला, ये जो एन कैप होगा ना, एन कैप होता क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दैट प्लेन। अब वो निकालते कैसे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एन कैप की डायरेक्शन मिलेगी या एन वेक्टर मिलेगा। बट मेरे को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसके मॉडुलस का मैं डिवाइड करूंगा। जैसे देखो ए वेक्टर है मेरे पास, अगर मेरे को ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं करता क्या था, ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। सिमिलरली यहाँ पे एन वेक्टर की वैल्यू मैंने क्या बोली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होती है। बट जब आप एन कैप निकालोगे ना, तो क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। जैसा अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया था वही अपन ने यहाँ पे किया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपको पता है पहले से कि सर प्लस और माइनस क्यों आया, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, इस वजह से प्लस और माइनस आया है। तो यहाँ पे एन कैप की दो वैल्यूज पॉसिबल है, वैल्यू सेम होगी बट प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। तो देखो ये आपको अच्छे से समझ आ गया, जो बातें बताई वो ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में। अब कुछ सीधे रिजल्ट हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। अब जो पहला रिजल्ट है वो देखो क्या है। अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम का एरिया ही होता है पूरा, ये भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस किसको शो करता है, तो अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, देखो ये पैरेललोग्राम, अभी ये इधर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारे के सारे पॉइंट जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये 7 पॉइंट है टोटल, सारे के सारे अपन इधर एक्सप्लेन करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू, ए वेक्टर का मॉडुलस, ओनली ए का मतलब क्या होता है जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें, ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। बाकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। देखो मॉडुलस की बात है तो मॉडुलस तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एन कैप आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हुआ। अब अगर यहाँ पे आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, जैसे ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, इसकी ये साइड ए वेक्टर को शो कर रही है, ये वाली साइड बी वेक्टर को शो कर रही है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर क्रॉस, तो ये इसका एरिया यही तो होता है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है ना, अगर ये वाली साइड है और ये वाली साइड की लेंथ है, ये सपोज करो मॉडुलस लेंथ अपने पास ये हो गई, तो यहाँ पे ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा होता क्या है, ये पैरेललोग्राम का एरिया ही होता है, ठीक है। तो उसका मॉडुलस को अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा किसको शो करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर हुज एडजस्ट विद एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आसपास वाली साइड्स को अपन ने क्या बोला, एडजेसेंट साइड। ये वाली क्या होती है, ये अपोजिट साइड्स होती है, एडजेसेंट आसपास वाली। तो अगर पैरेललोग्राम के आपके पास दो एडजेसेंट साइड्स है, उनके बीच का एंगल भी है आपके पास है ना, तो सीधा क्या हो जाता है आपके पास, एरिया ए बी साइन थीटा। पुराना रिजल्ट है। और आप ये भी बोल सकते हो, ये जो है ना, ये क्या भी है, ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, ज्यादा काम का नहीं है, बस ध्यान रखना पैरेललोग्राम आ गया, एरिया क्या कितना होगा
ए क्रॉस बी मॉडुलस। दूसरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया देखो कितना हो जाता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक ट्राइंगल की साइड्स दे दी या फिर साइड्स की वैल्यू दे दी या वेक्टर दे दिया या कोऑर्डिनेट्स दे दिए वर्टिसेस के, तो आपको ट्राइंगल का एरिया पूछ लेता है वो कई बार। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जहां पे देखो ये अगर a है, ये अगर b है और ये अगर c है, तो ये वाली साइड क्या, ये BC जो है ना इसकी पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है। मतलब यहाँ पे भी इन दोनों वेक्टर्स की बात हो रही है। सीधा आंसर कितना हो जाएगा 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर इसके बीच का एंगल आपको पता है ना, तो आप क्या लिख सकते हो सीधा आंसर 1/2 a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस sin थीटा। समझ आया? तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे अपन के पास क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल में चेंज हो जाएगा। समझे बात? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा अपने पास, जस्ट हाफ हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जहाँ पे ए वेक्टर इसकी एक साइड है, बी वेक्टर इसकी दूसरी साइड की वैल्यू है। बट देखो अगर वर्टिसेस दे दी तो अलग खेल हो जाता है, ये वर्टिसेस वाला खेल है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अपन को पूरे साइड की वैल्यू नहीं दी, उसने ओनली ए अपने जो वर्टिसेस है ना उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो यहां पे ये ट्रायंगल एबीसी हो गया अपने पास, ए जैसा उसने दिया हुआ है मैं वैसे बना रहा हूं एबीसी। तो ये ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। तो इसने यहाँ पे पूरे वेक्टर की वैल्यू नहीं दी, पहले वाले डायग्राम में अलग है, इसकी वैल्यू पूरी ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू पूरी बी वेक्टर है। बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, ओनली वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओरिजिन से उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे भी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, वही 1/2। ये वाली साइड क्या थी, BC क्रॉस BC वेक्टर है ना। अभी पूरी वेक्टर पहले तो क्या दिया था, BC वेक्टर की या CB वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, A वेक्टर। बट अभी वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, BC वेक्टर। दूसरा ये था, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है, तो है क्या ये BA वेक्टर। तो यही होगा एरिया। कैसा, यही तो यूज किया मैंने, कुछ अलग थोड़ी ना यूज किया, मैंने यही यूज किया है। तो ये या फिर ये एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा जब वर्टिसेस मिले हुए हो। तो देखो 1/2 BC का मतलब क्या हुआ, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, यही होता है। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे BA का मतलब क्या हुआ, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस। अब कैसे इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो जो नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है ना वैसा का वैसा मल्टीप्लाई करो। पहले ये C A से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये C B से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 ऐसा का ऐसा है, C वेक्टर क्रॉस, बीच में क्रॉस ही रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर है ना। अब C B से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस आ गया। C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, देन B वेक्टर और A वेक्टर। तो माइनस आ रहा है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस आया, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस B इंटू B। तो B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मॉडुलस है ना। तो मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, पहले C को इनसे, फिर ये B को इससे, फिर B को इससे। इसमें कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी इसमें। अभी देखो एक अच्छी चीज और, जैसे वहां पे i कैप डॉट i कैप की वैल्यू कितनी थी, 1 है ना। डॉट प्रोडक्ट में अपने पास सेम वेक्टर होते हैं ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 1। जैसे यहाँ पे ये B वेक्टर है, ये क्या है, B वेक्टर है, दूसरा B वेक्टर भी इसी के बीच, इसी के ऊपर आएगा ना। तो एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड B वेक्टर, सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0। ऑब्वियसली कितना होगा, 0। अब देखो B क्रॉस B का मतलब क्या है, B का मॉडुलस इंटू B का मॉडुलस इंटू साइन 0, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो साइन आएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। बट अगर यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट होता ना, तो B स्क्वायर अपना आंसर होता, B का मॉडुलस इंटू B का मॉडुलस इंटू cos 0 होता। तो ये ध्यान रखना, मतलब क्रॉस में सारे के सारे आंसर अपने चेंज हो जाएंगे। आई जे का आंसर कुछ और होगा, आई इंटू जे, बट आई इंटू जे वहां पे क्या होता था अपना, 0 होता था। जे इंटू के वहां पे कितना होता था, 0, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हो गया। अभी देखो
कितना आया ये 1/2 मोड के अंदर C क्रॉस A। अगर मैं B क्रॉस C लिखूं तो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, है ना। जैसे ही मैंने इसको चेंज करूंगा ना, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना अपनी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होगा, ठीक है। अगर A क्रॉस B को आपने B क्रॉस A कर दिया ना तो बीच में बाहर उसके माइनस आ जाता है। तो जैसे मैंने माइनस किया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये कितना आया, एरिया 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला पहले नहीं बोला था, बट इसके बाद यही फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2 मोड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, जहां पे A B C, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है क्या, ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। मतलब नॉर्मल आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 0 0 1 इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, तो सीधे के सीधे अपन को वैल्यू पुट करनी है। समझ आया क्या हुआ, देखो यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्म, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल, एक तो पैरेललोग्राम का एरिया, ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकालते हैं, यूज होगा। और ये अपन को अच्छे से समझ भी आ गया किस टाइप से हुआ प्रूफ। अभी आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट सिंपल सा रिजल्ट है। अगर ABC R कोलिनियर है, अगर कोलिनियर हो गए तो उसके लिए जरूरी है ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो कोलिनियर कहां से हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। जैसे ABC कोलिनियर है तो ऐसे होंगे A B और C, ऐसे होंगे। तो ये एक ट्राइंगल बनाएंगे क्या, ये एक ट्राइंगल कभी भी नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे ना। तो उसके ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे क्या है, अगर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर R कोलिनियर है तो उसके लिए जरूरी है कि उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो, 0। तो अगर उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हो तो उसको अभी अपन ने समझा था क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना निकल के आया था, 1/2 मोड के अंदर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना। नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू 0 अगर कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन ये भी होती है। अपन ने कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन पहले क्या पढ़ी थी, AB वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा BC वेक्टर, ये भी तो देखा था ना। बट एक और क्रॉस प्रोडक्ट में कंडीशन निकल के आ गई अपने पास, A क्रॉस B B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मॉडुलस इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर वो एक ही लाइन में है ना तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ये एग्जैक्टली है क्या, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया है। 1/2 जो था 0 की तरफ जाके 0 हो गया। फोर्थ पॉइंट भी समझ आया। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग डायगोनल D1 एंड D2। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इस वाले डायगोनल की वैल्यू D1 है और इस वाले डायगोनल की वैल्यू D2 वेक्टर है, तो इसका जो एरिया होगा ना, कितना, सीधा रिजल्ट 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ठीक है। सीधा रिजल्ट याद रखना है, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आपके पास दोनों डायगोनल है, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस। नेक्स्ट क्या है, फॉर A वेक्टर एंड B वेक्टर नॉन जीरो, for A vector and B vector non-zero vectors if A cross B equals to 0। अब यहाँ पे भी देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है ना, अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू 0 हो रही है तो ये कब पॉसिबल है, A वेक्टर नॉन जीरो, अगर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस इनटू sin थीटा n कैप, यही होती है। अब देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, फिर भी आंसर जीरो आ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब साइन थीटा जीरो हो। अब साइन थीटा कब जीरो होता है, जीरो पे जीरो होता है, प्लस माइनस पाई पे जीरो होता है, प्लस माइनस 2 पाई पे जीरो होता है, अपन को जीरो से ही पता चल जाता है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए वेक्टर कोलिनियर हो बी वेक्टर के, या फिर ए वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के। तो अगर ए वेक्टर, तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है ना,
मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। कि सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, है ना, या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7-8 लेक्चर हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो भी समझ में आ जाता है कि अगर दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, मतलब दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर है या फिर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो तो क्या होगा? दो नॉन जीरो वेक्टर्स हो और उसके लिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी 0 करना है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास आपको वो भी 0 करना है। तो क्या होगा? जैसे देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, ये तो गिवन है। अब मैं सोचता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होती क्या है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। ये कितना होता है? ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। नॉन जीरो है तो ये तो क्या है अपने पास? नॉन जीरो है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, सपोज करते हैं अभी के लिए मैंने क्या सपोज किया? ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो हुए तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब एक ही टाइम पे है ना, एक ही टाइम पे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये क्या है? नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। अगर ये 0 पे 0 होता है तो ये 0 पे 1 होता है, अगर ये π/2 पे 0 होता है तो ये π/2 पे 1 होता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये दोनों तो 0 होने से रहे। फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो ऐसा अब तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो या फिर बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो। तो आगे आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 हो और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए वेक्टर की वैल्यू भी 0 हो या तो ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो। क्योंकि अपन ने नॉन जीरो लेके कंडीशन अप्लाई करके देख लिया, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या तो दोनों 0 हो तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में से एक 0 हो। तो ये कुछ रिजल्ट थे, ये आपको समझ आए होंगे, इंपॉर्टेंट है, सीधे याद होने चाहिए आपको। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। तो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है पहला, इफ a इज ग्रेटर देन 2, स्मॉल a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, देन एंड ए बी सी आर वेरिएबल एंगल्स सच दैट √a² - 4 tan a tan b √a² + 4 tan c = 6a दिया हुआ है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा tan स्क्वायर है। सिग्मा tan स्क्वायर a का मतलब क्या है? सिग्मा tan स्क्वायर a का मतलब है tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे। तो ये कोई सिग्मा का मतलब तो आप समझ गए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में भी एक सॉल्व किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ पे अपन को 2 वेक्टर सपोज करने पड़ेंगे। पहले मैंने एक a वेक्टर सपोज कर लिया जिसमें मैंने a वाला लिया, मतलब √a² - 4 a √a² + 4, ये मैंने a वेक्टर एक सपोज किया है। दूसरा मैंने b वेक्टर सपोज किया, उसमें मैंने दूसरे वाले tan ABC ले लिया, तो tan a, tan b, tan c इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए या फिर इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये a वेक्टर और b वेक्टर है। अब अगर मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये a है और ये b है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो कितना निकल के आएगा? वो आएगा अपने पास tan a × √a² - 4 प्लस a tan b प्लस tan c × √a² + 4, यही निकल के आएगा। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो यही निकल के आएगा। और देखो डॉट प्रोडक्ट ये निकल के आया और
और अपन ने देखा था, देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये जो इक्वेशन है ना इसमें इसकी वैल्यू अपन को 6a दी हुई है, इन दोनों में अपन को इसकी वैल्यू 6a दी हुई है, मतलब ये जो है ना ये किसके इक्वल है, 6a के इक्वल है। अब सपोज करो मैंने दोनों, अब ये, हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैंने यहाँ पे यूज क्या किया है, अगर a वेक्टर a1 a2 a3 b वेक्टर b1 b2 b3 है तो a डॉट b a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो a वेक्टर डॉट, देखो आई कितना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर के मॉडुलस की, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आई है अपने पास कितनी, 6a, ये निकल के आई है। अगर मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो मैं ले सकता हूँ क्या मॉडुलस, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं अपन दोनों तरफ मॉडुलस। तो मॉडुलस का स्क्वायर भी मैं कर सकता हूँ ना, मतलब जो रूट है ना वो हट जाएगा और क्या होगा, बस यही होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर में कोई वैल्यू आ रही है और इधर भी 6 से आ रहा है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा तो यहाँ पे नहीं, पर हाँ दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया तो देखो कितना होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू होती है अपने पास a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, यही होगी, इसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 6a का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा रहा हूं मैं सीधा 36a स्क्वायर में लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो a का मॉडुलस, ये है a, तो a का मॉडुलस कितना होगा आप लिख सकते हो क्या, a का मॉडुलस में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना, रूट ओवर इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 4 प्लस इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 4, ये a का स्क्वायर हो गया, मतलब मॉडुलस ऑफ a आया है। अभी इसका क्या होगा, स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है ना, और देखो ये अगर ऐसा हो ना मोड a मोड b मोड c का होल स्क्वायर तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर मोड c का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग करो आराम से। सिमिलरली b वेक्टर ये रहा तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c रूट के अंदर। अब इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दूसरा cos स्क्वायर थीटा का ऐसा कैसा आ गया, इक्वल्स टू कितना, 36a स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है रूट को खा जाएगा, ये जो स्क्वायर है रूट को खा जाएगा, तो ये कितना हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये होगा अपने पास 3a स्क्वायर, और ये कितना है, ये रूट हटते हैं यहाँ पे सिग्मा tan स्क्वायर a है ये इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 36a स्क्वायर। अब ये 3a स्क्वायर उधर डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सिग्मा tan स्क्वायर a की वैल्यू जो है ना वो आएगी अपने पास, एक cos स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड कर दो तो 36/3 12, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो 12/cos स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा। तो सिग्मा tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 12 sec स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, मिनिमम वैल्यू पूछी थी इसकी, तो सिग्मा tan स्क्वायर अपन को मिल गया 12 sec स्क्वायर थीटा, ये मिल गया है अपन को। अब देखो sec स्क्वायर थीटा क्या है, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक और 1 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करती है, ये अपन को पता है। तो जो sec स्क्वायर थीटा है ना, जो sec स्क्वायर थीटा है अपना, पर एक स्क्वायर है ना तो ऑलवेज क्या है, ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये कहां से कहां तक होती है, r -1 से लेके 1 तक। तो नेगेटिव वैल्यूज तो आएगी ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू, तो जो आंसर होगा 12 से बड़ा ही तो होने वाला है। अब नेगेटिव तो आ नहीं सकता, नेगेटिव में होता तो फिर भी 12 से छोटा हो जाता, बट नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हो गया ना तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने आप, 12। जब कितनी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 12 हो जाएगी। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये समझ आया। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ये जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब मैं अपन को प्रूफ करना है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब a वेक्टर क्रॉस i कैप मॉडुलस का स्क्वायर प्लस
ए वेक्टर क्रॉस जे कैप मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, लैम्डा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है अपन को ए वेक्टर का स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को जो लैग्रांज थ्योरम है ना, यहाँ पे भी यूज होगी, तो जो लैग्रांज थ्योरम है वो अपन को यूज करनी पड़ेगी। तो वो मैंने लिखवाई नहीं है आपको, मैं लिखवा देता हूँ। तो वेक्टर में ये थ्योरम क्या होती है, वेक्टर में थ्योरम होती है जैसे देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। बस ये इतनी सी थ्योरम है, ये याद रखना। यही होती है अपने पास कौन सी, लैग्रांज थ्योरम वेक्टर वाली। कि सर ये हुई कैसे प्रूफ, तो देखो प्रूफ भी देख लो, सिंपल सा प्रूफ है। क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखो मॉडुलस आ गया तो स्केलर क्वांटिटी होगी, उधर तो आप एन कैप तो अप्लाई नहीं करोगे, तो वो कितना होगा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। तो ध्यान रखना ये जो आइडेंटिटी है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यूज होती है, यहाँ पे ये यूज होगी। मैंने क्या सपोज कर लिया, ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 a3 है, ठीक है, ये मैंने सपोज किया। अब देखो यहाँ पे मैं लैग्रांज आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो जब मैं अप्लाई करूंगा ना तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप को मैं इसमें चेंज करूंगा इस वाली वैल्यू में, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट आई कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, यही मैंने यूज किया है इसमें। सेम टू सेम आप इसमें यूज करोगे तो प्लस ए स्क्वायर जे स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट जे कैप का होल स्क्वायर, प्लस इसमें यूज करोगे तो जे की जगह के आ जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट के कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आ गया आपको, सिंपल सी चीज है। वो जो थ्योरम लिखी थी ना यहाँ पे, वही मैंने अप्लाई की है, तो ये ऐसा नजर आएगा। अभी देखो ये ए स्क्वायर और यहाँ पे मतलब थ्योरम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर था क्या, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, बट आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, अब आई कैप तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका मॉडुलस कितना होगा, 1। तो यहाँ पे मैं जो आई स्क्वायर इक्वल्स टू जे स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर है ना, उसको मैं कितना लिख रहा हूँ, सीधा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब क्या है, आई स्क्वायर का मतलब है आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू जे कैप के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू के कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। बात बराबर, ये तो ये 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर है माइनस, अब देखो यहाँ पे जैसा अपन ने पहले देखा था, ए वेक्टर इंटू आई कैप, तो ए वेक्टर कितना है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये ए वेक्टर है। तो जब इसको आप आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे ना, आई कैप से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप इंटू आई कैप cos 0 बनेगा, तो ओनली a1 बचेगा, बाकी जे कैप इंटू आई कैप भी 0 हो जाएगा, के कैप इंटू आई कैप भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये अपन पहले से समझ चुके हैं। तो देखो ये कितना देगा, ओनली ये देगा अपने पास ओनली a1 मिलेगा यहां से, ठीक है, समझ आया। तो a1 का स्क्वायर, a1 आई कैप डॉट आई कैप, तो ओनली a1 बचेगा अपने पास,
या नहीं आया समझ आपको? चलो मैं इसके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ये तो आपको समझ आ गया ना, मैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्रिएट हो जाता है। तो ए की वैल्यू क्या है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ए की वैल्यू है। डॉट आई कैप, तो यहाँ पे डॉट आई कैप होगा, यहाँ पे भी डॉट जे कैप होगा, यहाँ पे भी डॉट के कैप होगा, नो प्रॉब्लम। इसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे ये जे कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 0। के कैप डॉट सभी में आई कैप का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आई कैप है ना, तो सभी में आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप भी 0 हो गया, के कैप डॉट आई कैप भी 0 हो गया, तो ओनली क्या बचा? ए आई डॉट आई कैप। अब ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 होते ओनली कितना बचेगा? A1। तो कितना बचा? A1 का स्क्वायर। समझ आया अभी क्या हुआ? तो ए स्क्वायर, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में सीधी लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ पे जे कैप है तो A2 आएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे के कैप है तो A3 स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस कॉमन लेते ही A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब ये एग्जैक्टली है क्या? ये एग्जैक्टली a के मॉडुलस का स्क्वायर है, मतलब 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आया? 2a स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इक्वल्स टू लैम्डा a मॉडुलस का स्क्वायर दिया हुआ था ना, तो ये a स्क्वायर मतलब क्या है? a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको, आसान क्वेश्चन था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। लेग्रांज आइडेंटिटी याद रखना, वेक्टर वाली जो है, और मीन वैल्यू थ्योरम में भी अपन ने लेग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है अपन को, ए वेक्टर कितना है? 1 4 2। बी वेक्टर कितना है? 3 -2 और 7, 3 -2 और 7। सी वेक्टर कितना है? सी वेक्टर है 2 -1 4, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू अपन को दे दी। क्या पूछा? फाइंड डी वेक्टर सच दैट डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और दूसरी कंडीशन दी हुई है अपन को, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। तो देखो ये सॉल्यूशन करोगे आप, तो फर्स्ट मेथड तो क्या हो गया? सिंपल सा मेथड क्या हो गया? डी वेक्टर मैंने सपोज कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, मतलब डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, जैसे देखो परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर का मॉडुलस डी वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos 90, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो मैंने सीधा क्या लिखा? डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बी के साथ भी है, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15। यहां से 3 इक्वेशन आएगी और 3 ही वेरिएबल है आपके पास। 3 इक्वेशन, फाइंड x, y एंड z, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। पर ये पुराना तरीका है। देखो दूसरा तरीका एक और हो सकता है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, मतलब देखो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे घूम रहे हैं इस प्लेन में, तो जो डी वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में घूम रहे, तो जो डी वेक्टर है ना वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब जो डी वेक्टर है ना इस प्लेन का क्या है? नॉर्मल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। ये आप अच्छे से समझ चुके हो, देखो मैंने अच्छे से समझाया आपको। तो मैं दूसरी मेथड 2, उसमें क्या करेंगे अपन? जो डी वेक्टर है ना उसको मैं बोल सकता हूं इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आसान सी भाषा में लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? वहां पे तो क्या था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही। तो देखो ये जो डी वेक्टर है ना, ये जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर होगा वहां पे। ये एन कैप नहीं निकाल रहे हैं अपन, ये अपन परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हैं, तो अपन को एक लैम्डा लगाना पड़ेगा वहां पे, समझे? तो डी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों दिया हुआ है अपन को। अब देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सीबीएसई बोर्ड में काफी सिखा देते हैं आपको। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में निकाल रहा हूं, है ना।
आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखते हैं। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 4 2, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 -2 और 7, तो कितना आएगा आई कैप वही 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का जे कैप के साथ कितना हुआ 7 -6 प्लस का के कैप कितना हुआ माइनस का 2 माइनस का 4 3 जा 12, तो ये हुआ आई कैप इंटू 32, 28 प्लस 4 तो 32 आई कैप माइनस का ओनली जे कैप और के कैप कितना होगा माइनस का 14 के कैप। तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई अपने पास, समझ आया क्या हुआ। तो डी वेक्टर कितना हो गया लैम्डा इंटू लिख रहा हूं मैं ये 32 कॉमा -1 कॉमा माइनस का 14। ओके ठीक है सर, डी आ गया। अब दूसरी कंडीशन तो ये कंडीशन भी तो थी ना, जो दूसरी कंडीशन थी डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 15, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू 15 कर दो, तो सी वेक्टर ये रहा और डी वेक्टर ये रहा, तो कितना हो जाएगा, तो देखो लैम्डा तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 64 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो प्लस का लैम्डा माइनस प्लस माइनस तो -14 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 56 14 इंटू 4 और यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस है, माइनस का ही आएगा, माइनस का 56 लैम्डा इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू कितना 15। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी विल गेट 4 और 4 8, तो ये हो गया अपने पास 8 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 15, लैम्डा इक्वल्स टू 15 अपॉन 9 ना, 9 इधर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, तो ये लैम्डा की वैल्यू आई है, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर। तो ये देखो ये आसान तरीका है यहाँ से सॉल्व करना, ये थोड़ा सा पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, अगर आपको ऐसे भी सॉल्व करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तीनों को सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। दोनों मेथड आपको समझ आया होंगे, ये वाला मेथड आपको खुद करना है। दूसरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड आर वेक्टर सच दैट आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ए बी सी तीनों की वैल्यू दी हुई है मेरे को, तो अपन को क्या बताना है, अपन को आर वेक्टर की वैल्यू बतानी है। तो देखो या तो आप आर वेक्टर को एक्स वाई जेड सपोज कर लो, ये अप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन यहां से आएगी और एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, वहां से भी जो ट्रेडिशनल तरीका है ना वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट देखो दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जो वैल्यू से अपन बाद में यूज करेंगे, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखो क्रॉस बी बाद में आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो क्रॉस बी आ रहा है ना, तो बी मैंने बाद में ही लिखा है, मैं पहले नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आर माइनस सी क्रॉस बी लिखा। अभी ये क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये यहीं पे आ जाएगा, तो इसमें मिस्टेक मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्रॉस बी को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो दिक्कत होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, अभी तो देखा था लास्ट 7th 8th रिजल्ट, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर या ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, या तो कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, तभी उन दोनों के बीच का एंगल कितना है अपने पास 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो ये देखो अच्छे से समझ लेना, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर होगा, और यहाँ पे भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दोनों रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये बार बार कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन पता नहीं कब सॉल्व कर पाओगे आप, है ना। और इसका कंडीशन पैरेलल की जगह मैं यहाँ पे कोलिनियर भी लिख सकता हूँ।
तो जैसा इसमें हो रहा है एज वी नो दैट, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। आर को उधर भेज दो, सी को उधर भेज दो, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू में निकाल सकता हूँ ना, देखो आर की वैल्यू कितनी है, सी वेक्टर की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। देखो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 और 7 प्लस लैम्डा बी इक्वल्स टू कितना है 1 1 1 1 1 1। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो इसका जो जनरल पॉइंट है ना वो देख लो, वो कितना है 4 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा। तो ये इसका जनरल पॉइंट है या फिर ये इसकी डायरेक्शन है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अब इसका जो जनरल पॉइंट है ना, अब दूसरा क्या दिया हुआ था अपन को, ये दिया हुआ था आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसका जनरल पॉइंट ये जो है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास है कितनी है, ए वेक्टर 2 0 और 1, ये ए वेक्टर है अपने पास। तो बस इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो कितना आएगा 0। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा इनटू वही यूज करें अपन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू 0। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 है ना, तो a1 b1, तो a1 ये रहा, b1 क्या है 2, तो इंटू 2 प्लस यहाँ पे 0 है तो दूसरा पूरा ही 0 हो जाएगा। तीसरा 1 इंटू 7 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ 8 प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 3 15, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो लैम्डा अगर माइनस 5 है तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सॉरी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है -5। तो -5 यहाँ पे पुट करते ही -1 हुआ, -5 यहाँ पे पुट करते ही -8 हुआ, -5 यहाँ पे पुट करते ही 2 हुआ। तो ये किसकी वैल्यू हो गई अपने पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। तो समझ आ गया होगा, दो तरीके अपन ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं अपन जो आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सा है। कैमरा चालू है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, चालू है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैम्डा सच दैट a इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर और c इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। यहाँ पे अगर तीन ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो अभी कंडीशन देखी थी अपन ने, क्या देखी थी, मॉडुलस ऑफ, अब मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता था। ये तो देखा था, मतलब उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0। तो यही यूज होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सभी की और सॉल्व करो। a की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू है a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस यहाँ पे b की वैल्यू है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, c की वैल्यू है अपने पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस c की वैल्यू है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इनटू क्रॉस a की वैल्यू कितनी है a प्लस b वेक्टर, ओके इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो वही बीच में क्रॉस है, तो वही पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। वही वाला फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नया नहीं है इसमें। पर देखो अब जैसा अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आ जाए तो वो 0 होता है, मतलब a क्रॉस a कितना होगा 0, b क्रॉस b कितना होगा 0, बट a डॉट a कितना होगा, a का मॉडुलस का स्क्वायर है ना। ये इन दोनों में भी कंफ्यूज मत होना, a क्रॉस a 0 होगा, a डॉट a कितना होगा a के मॉडुलस का स्क्वायर। तो सर ये कैसे हुआ, सेम वेक्टर के बीच के एंगल हमेशा कितना होगा 0, क्रॉस में क्या आता है साइन, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना हो जाता है 1। याद रखने का तरीका है ताकि कभी भूल भी जाओ ना तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो a क्रॉस a 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा अपने पास
यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस ए क्रॉस बी में लिख रहा हूं, ठीक है। बी क्रॉस ए तो ये हो गया प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा है बी क्रॉस बी, तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला वाला सॉल्व हो गया, देखो ये पहला वाला सॉल्व कर दिया मैंने। अब मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लैम्डा कांस्टेंट है या फिर लैम्डा, देखो मैं पहले इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर आएगा। ए क्रॉस ए लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा। माइनस बी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा, फिर बी वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर, वो जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि सेम वेक्टर है। बी वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर के बीच में भी एंगल जीरो ही तो होगा। बी वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या होगा, जीरो। तो बी वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर भी जीरो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां पे आ जाओ, ए क्रॉस ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए क्रॉस बी। दूसरा लैम्डा तो ये हो जाएगा लैम्डा बी क्रॉस ए मॉडुलस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर अपन अच्छे से देखेंगे ना तो यहाँ पे ये देखो ये वाली जो लाइनिंग है इसको और इसको ध्यान से देखो तो बी क्रॉस ए एक पॉजिटिव हो रहा है और बी क्रॉस ए एक नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये और ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस लैम्डा बी वहां पे बी लैम्डा बी क्रॉस ए आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए क्रॉस बी, ये देखो ये इधर ए क्रॉस बी और इधर माइनस का ए क्रॉस बी, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, तो इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो लैम्डा की कोई भी वैल्यू ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, बस इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिंक आपको कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे मिलेंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर की आपको डीपीपी चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वेक्टर का डीपीपी भी अपन स्टार्ट करेंगे, काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं वेक्टर के डीपीपी भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।